हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम 1 साल तक आपको जितना भी पीडीएफ मटेरियल है हमारा वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ करके ये पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC is an initiative of the Ministry of Commerce and Industry to help which section of society? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस वर्ग की मदद करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, फार्मर्स, स्मॉल रिटेलर्स, लार्ज कंपनीज या फिर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इसी तरह ये क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चंस हम पोस्ट करते रहते हैं। The second edition of World Food India 2023 will be organized from 3rd to 5th November 2023 in which city? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण 3 से 5 नवंबर 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। हाल ही में इसका कर्टेन रेजर इवेंट भी किया गया। कर्टेन रेजर इवेंट मतलब जो ये इवेंट होने वाला है, इससे पहले एक समारोह होता है ना कि ये इवेंट होने वाला है, इसकी क्या क्या तैयारी रहेंगी, क्या क्या थीम रहेंगे, उससे संबंधित जो इवेंट होता है उसे कर्टेन रेजर बोलते हैं। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पशुपति कुमार पारस हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल हैं। तो ये दोनों ही इस मौके पर मौजूद रहे जब इसका कर्टेन रेजर इवेंट आयोजित किया गया। अच्छा, एक और समिट आपको जान लेनी चाहिए, न्यू दिल्ली से ही संबंधित है, इसलिए इसी के साथ मैंने क्लब कर दिया है। इंडिया की बिगेस्ट यूथ समिट, जिसका नाम है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव। इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया स्मार्ट सिटीज मिशन MOHUA, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ ने 13 और 14 मार्च को इस 2 दिन की कॉन्क्लेव को आयोजित किया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। हाउ लॉन्ग इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दैट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी एट श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन पर उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1507 मीटर। देखिए, आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ये प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर मौजूद है और ये साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के तहत आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज किया है। आपको बता दें, 1507 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म नंबर 8 है ये और 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है।
आप जानते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अब कौन सा हो गया? गोरखपुर सिटी का, उत्तर प्रदेश में 1366.33 मीटर लॉन्ग है। और थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कोलम जंक्शन का है, केरल में, 1180 मीटर का। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में हुबली सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन है, इसको भी हरी झंडी दिखाई है। धारवाड़ सिटी में आईआईटी के नए कैंपस को इनोग्रेट किया है। साथ ही पीएम ने 118 किलोमीटर का बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, इसको भी इनोग्रेट किया है, जो कि NH 275 पर जो है मिलता है। RRR's Natu Natu has won the prestigious Academy Awards 2023 in the Best Original Song category. Who is the composer of this song? RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। इस गाने के संगीतकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है MM कीरवानी। आप सभी जानते हैं हाल ही में 95th एकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, ये अनाउंस किए गए और इसमें भारत ने 2 ट्रॉफीज जीती हैं। पहली है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो कि RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग है। दूसरा है एलिफेंट विस्परर्स, जो कि एक तमिल लैंग्वेज शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है कार्तिकी गोंसाल्विस ने। इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए अवार्ड जीता है। अच्छा, याद रखिएगा कौन से एकेडमी अवार्ड्स रही है? 95th एकेडमी अवार्ड्स रहे हैं, या फिर ऑस्कर। अच्छा, भारत की ओर से एक और एंट्री थी यहाँ पर, सोनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स। ये ऑस्कर नहीं जीत पाई है, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। तो इस कैटेगरी में जिसने जीता है उसका नाम है नावल्नी। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये सबसे बड़ी स्टार रही है इन ऑस्कर अवार्ड्स में। 11 नॉमिनेशंस इसको मिले थे और इस फिल्म ने 7 ऑस्कर जीते हैं। तो ये भी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसने जीते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, सभी इसने जीते हैं। अच्छा, नाटू नाटू की अगर हम बात करें तो ये इंडियन एक तेलुगु लैंग्वेज सॉन्ग है, जिसको कंपोज किया है MM कीरवानी ने। लिरिक्स लिखे हैं चंद्रबोस ने और इसको रिकॉर्ड किया है राहुल सिपलगंज और काला भैरव ने, इन्होंने गाया है। अगर हम देखें ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में किसने क्या क्या जीता है, लॉस एंजलिस में हुए हैं ये। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट एक्टर मिशेल येओ, बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान एंड डेनियल स्टेनर्ड, बेस्ट फिल्म एडिटिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू RRR से। बाकी अवार्ड्स आप देख सकते हैं। इसमें बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म भी एक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए जानना। इस तरह से ये लिस्ट दी गई है, इसमें भी महत्वपूर्ण रहेगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जानना, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये सब आपको जानने चाहिए। टेलीग्राम पर भी पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे PDF में, वो आप देख लीजिएगा। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer, यानी कि MD and CEO of हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है रोहित जावा। देखिए जो FMCG कंपनी है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने अनाउंस किया है कि रोहित जावा को हम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं 5 साल के लिए। 27 जून 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। ये संजीव मेहता को सक्सीड करेंगे। साथ ही ये यूनिलीवर साउथ एशिया के प्रेसिडेंट भी हैं, जावा, मिस्टर जावा। Who has been appointed as the interim chairman of Life Insurance Corporation of India for 3 months with effect from March 14, 2023। 14 मार्च 2023 से 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सिद्धार्थ मोहंती। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिद्धार्थ मोहंती को इंटरिम चेयरमैन बनाया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 3 महीने के लिए। 14 मार्च से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। आपको बता दें फिलहाल ये LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो अब क्या कंपोजिशन बनता है? जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं LIC में, विष्णु चरण पटनायक, IP मिनी, सिद्धार्थ मोहंती और राज कुमार। बाकी आप जानते हैं कि चेयरमैन कौन है? मंगलम
रामसुब्रमण्यम कुमार, MR कुमार। LIC की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस ग्रोस रिटर्न प्रीमियम्स के हिसाब से ये 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है वर्ल्ड में, और टोटल असेट्स के मामले में 10th लार्जेस्ट है। साथ ही 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड भी है ग्लोबली। Which of the following has reached an agreement with US Aerospace Lockheed Martin for fighter wing production? निम्नलिखित में से किसने लड़ाकू विंग उत्पादन के लिए US Aerospace Lockheed Martin के साथ एक समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। आपको जानना चाहिए टाटा ग्रुप ने यहाँ US Aerospace Lockheed Martin के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। किससे संबंधित है? फाइटर विंग प्रोडक्शन से संबंधित है। कहाँ पर बनाया जाएगा? टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन का जो जॉइंट वेंचर है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, हैदराबाद में है ये, तो यहाँ पर बनाया जाएगा ये फाइटर विंग, और 29 फाइटर विंग शिप सेट्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे और 2025 तक डिलीवर भी कर दी जाएंगे। अच्छा, ऐसा ही एक और करंट अफेयर देख लेते हैं साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10 मार्च को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए किया है इन्होंने, जिसके तहत 6 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 667 करोड़ रुपए में। Whereas the Chief Election Commissioner inaugurated Vote Fest 2023 to create awareness on the election process. मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए कर्नाटक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अदर मेंबर्स हैं इन्होंने वोट फेस्ट 2023 को इनोग्रेट किया है। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलुरु में। पर्पस क्या रहा? जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल, इन्होंने इस फेस्ट को इनोग्रेट किया है। अच्छा, एक इसी तरह के फेस्ट आपको और जान लेनी चाहिए कि एक 2 दिन का G20 फ्लावर फेस्टिवल ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऑर्गेनाइज किया गया। और एक और आपको जान लेना चाहिए कि जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है इसके 133rd फाउंडेशन डे के तहत अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने एक एग्जीबिशन इनोग्रेट किया है जिसका नाम आया वीमेन एंड नेशन बिल्डिंग 1857 टू द रिपब्लिक। ठीक है, न्यू दिल्ली में इस एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया गया है। आपको बता दें जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। The RBI has approved the appointment of Sumant Kathpalia as MD and CEO of Which Bank for 2 years from 24th March 2023। RBI ने सुमंत कठपालिया को 24 मार्च 2023 से 2 साल के लिए किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। देखिए, आरबीआई ने सुमंत कठपालिया को इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO के तौर पर अपना कार्यभार जो है वो जारी रखने की मंजूरी दे दी है 2 साल के लिए। कब से शुरू होगा? 24 मार्च 2023 से। आपको बता दें ये इस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर मार्च 2020 से कार्यरत हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। Central Warehousing Corporation has signed an MOU with which public sector bank to facilitate financing under ENWR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ ENWR के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट आंसर ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। आपको जानना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? जो ENWR है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट है, इसके तहत फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ये फाइनेंसिंग किसे दी जाएगी? जो फार्मर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको जो है आसानी से फाइनेंस की सुविधाएं मिल जाएं और इसके बदले में इनसे जो इनका एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, जो ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो इनकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो स्टोर रहती हैं, उसके बदले में ये फाइनेंस की सुविधा दी जाती है। PNB की बात करें, MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन।
Which IIM hosted a 2-day international research conference on fintech innovation, inclusion and regulation? किस IIM ने फिनटेक इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेगुलेशन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। देखिए, मिश्रा सेंटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है। इसने सेंट्रल फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, इसके साथ मिलकर इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फिनटेक इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेगुलेशन, इसको ऑर्गेनाइज किया है अपने कैंपस में। तो फिनटेक से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें कई रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स, रेगुलेटर्स इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तो फिनटेक की ग्रोथ से संबंधित यहाँ पर डिस्कशन चला है। The central government has released rupees 1,40,318 crore as monthly installments towards tax devolution to states. Which state received the highest installment of rupees 24,783 crore among all states? केंद्र सरकार ने राज्यों को कर विचलन के लिए मासिक किस्त के रूप में 1,04,318 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किस राज्य को सभी राज्यों में सबसे अधिक 24,783 करोड़ रुपए की किस्त प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, उसका एक कोर टास्क ये भी रहता है कि जो टैक्स है उसका आवंटन किस प्रकार से हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। तो वही बात है, यहाँ पर कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिसका जो बंटवारा है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस्त जारी की है टैक्स की ना राज्यों के लिए, तो वही बात है यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1,04,318 करोड़ रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट जारी की है स्टेट्स के लिए, इसको टैक्स डिवोल्यूशन बोलते हैं। और अब तक जो नॉर्मल जो मंथली इंस्टॉलमेंट रहता है 17,159 करोड़ रुपए तक का रहता है, तो उससे तो काफ़ी हाई है इस बार की। और सबसे हाईएस्ट किसे मिली है? उत्तर प्रदेश को 24,783 करोड़ रुपए की। Which state has become India's first state to launch the रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट? कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने रेशम कीट बीमा स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो सेरिकल्चरिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत मतलब फर्स्ट फेज है ये, 200 सेरिकल्चरिस्ट फ्रॉम 5 ब्लॉक्स ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड नैनीताल, इनको इंश्योर्ड किया जाएगा ताकि क्लाइमेट चेंज या फिर वाटर की कमी या अदर हैजार्ड्स के कारण कोई इल इफेक्ट होता है तो इनको इंश्योर किया जा सके। आपको जानना चाहिए सेरिकल्चर और सिल्क। सेरिकल्चर यानी कि सिल्क फार्मिंग। एक्चुअली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो छोटा बड़ा सब में पूछ लेते हैं, जहाँ पर भी इंग्लिश होती है। तो सेरिकल्चर यानी कि सिल्क फार्मिंग, ये किससे संबंधित है? इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क, यानी कि कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। Which organization has said that the world is off track to achieve its global target of reducing sodium intake by 30% by 2025? किस संगठन ने कहा है कि 2025 तक सोडियम सेवन को 30% तक कम करने के अपने वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया ऑफ ट्रैक है? ऑफ ट्रैक का मतलब है रास्ते से भटकी हुई है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि जो हमारा टारगेट रहा कि जो सोडियम इनटेक है उसको 30% तक कम करते जाए 2025 तक, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इससे संबंधित जो कोशिशें हैं वो विफल रही हैं। सोडियम आप सभी जानते हैं एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन अगर एक्सेस मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो हार्ट डिजीज़ के लिए ये काफ़ी रिस्की होता है, स्ट्रोक के लिए और प्रीमेच्योर डेथ है ना, ये सब इसके कारण हो जाते हैं। फिर अगर हम देखें ग्लोबल एवरेज साल्ट इंटेक कितना है तो 10.8 ग्राम्स पर डे है। ग्लोबल एवरेज जो है साल्ट इंटेक का ये 10.8 ग्राम्स पर डे है, जो कि लगभग डबल है जो WHO ने रिकमेंड किया है। WHO रिकमेंड किया हुआ है कि 5 ग्राम्स ऑफ साल्ट पर डे, यानी कि 1 टीस्पून साल्ट हमें कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में, 5 ग्राम्स। रिपोर्ट में भी कहा है कि ओनली 5% ऑफ WHO मेंबर स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड बाय मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिडक्शन पॉलिसीज एंड 73% ऑफ मेंबर्स लैक फुल रेंज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच पॉलिसी। जो पॉलिसीज़ हैं इससे संबंधित सोडियम रिडक्शन संबंधित उसकी बात हो रही है
केवल 9 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, चिली और चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मलेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, स्पेन एंड उरुग्वे, जहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो सोडियम इंटेक को रिड्यूस करने संबंधित जो पॉलिसी है इसको पूरी तरह से अपनाया गया है। केवल 9 कंट्रीज ही हैं ऐसी। Which agency has released the task force report titled Production and Promotion of Organic and Biofertilizers with a special focus on improving economic viability of गौशालास। किस एजेंसी ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक से टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो वो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रोफेसर रमेश चंद जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, इन्होंने एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशाला, इसको लॉन्च किया है। तो ये टास्क फोर्स जो है नीति आयोग द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ये जानने के लिए कि जो गौशालास हैं उनको इकोनॉमिकली वायबल बनाया जा सके और जो अबेंडेंट कैटल है जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, स्ट्रे जो एनिमल हैं कैटल है, उनकी प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व किया जा सके, जो काव डंक है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सके, जो काव यूरिन है उसको एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके, इससे संबंधित ये टास्क रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो वही है, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ फैक्चुअल एस्टिमेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इश्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गौशालास एंड द कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स involved in setting up bio CNG plant and PROM plant in Gausalas. Where was the first Supreme Audit Institution 20 SAI 20 meeting held? Supreme Audit Institutions 20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी, गुवाहाटी। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू आप सभी जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इन्होंने फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 मीटिंग की अध्यक्षता की है गुवाहाटी आसाम में। क्या थीम रहे? 2 थीम रहे, ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। विच सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी? किस शहर ने बैगर मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी, नागपुर है। देखिए महाराष्ट्र में एक न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम बैगर फ्री सिटी है, इसको स्टार्ट किया गया है नागपुर में। तो बैगिंग यहाँ पर अलाउड नहीं होगा पब्लिक प्लेसेस में। ये एक जॉइंट वेंचर कैंपेन है नागपुर सिटी पुलिस का और नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। तो इसके तहत जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये स्पेशल अरेंजमेंट भी बनाएगी ताकि जो होमलेस पीपल हैं उनको अकोमोडेशन दिया जा सके या शेल्टर्स दिए जा सके। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय फोनपे एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स मार्केट विल मोर देन ट्रिपल फ्रॉम $3 trillion to $10 trillion बाय विच ईयर? फोनपे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक $3 trillion से $10 trillion हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2026। जानेगा एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है फोनपे एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। रिपोर्ट का टाइटल है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया $10 trillion अपॉर्चुनिटी। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स मार्केट है ये लगभग 3 गुना हो जाएगा। फिलहाल $3 trillion है और 3 गुने से भी ज़्यादा हो जाएगा $10 trillion 2026 तक। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2015 में, जिसका मकसद था कि फेसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की शुरुआत करना। फिर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लॉन्च किया गया 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। Which indigenously built Indian guided missile frigate participated in a maritime partnership exercise with French Navy in the Arabian Sea? किस स्वदेशी निर्मित भारतीय मिसाइल फ्रिगेट ने अरब सागर में फ्रांसीसी नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS सह्याद्री। देखिए इंडियन नेवी की इंडियनली बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है INS सह्याद्री। इसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX पार्टिसिपेट किया है फ्रेंच नेवी शिप FX डिक्समुट के साथ। कहाँ पर? अरेबियन सी में 10 से 11 मार्च 2023 के बीच में। आपको जानना चाहिए जो INS सह्याद्री है ये स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स इसमें फिटेड है, सेंसर्स हैं और ये एयर, सरफेस एंड सब सरफेस थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न फ्लीट है विशाखापट्टनम में उसका ये एक पार्ट है।
विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ जॉइंड द लिस्ट ऑफ एलिट्स लाइक सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ हैविंग स्कोर्ड 17,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे अभिजात वर्ग की सूची में शामिल हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, रोहित शर्मा। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा, इन्होंने उस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है जिसमें कि अब 6 इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,000 रन स्कोर किए हैं सभी फॉर्मेट्स मिलाकर। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4th टेस्ट खेला गया उसके डे 3rd के दिन टाइम बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा ने जो अचीवमेंट है इसको प्राप्त किया है। तो इस लिस्ट में ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सौरव गांगुली हैं, महेंद्र सिंह धोनी है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण आपको जानना चाहिए, ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो ट्रॉफी हुई है इसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रहा, BGT। भारत ने इसको जीत लिया है 2-1 से। चौथा टेस्ट जो है वो ड्रॉ रहा और 4th सक्सेसिव टाइम भारत के पास ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से इस सीरीज़ में। तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का टाइटल दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। साथ ही आपको ये जानना चाहिए 7 जून को ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जाएगा, किसके बीच? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। टाइगर रिजर्व मेकअप हाउ मच ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया? आंसर इज 2.3%। 53 टाइगर रिजर्व्स हैं अब, तो हिसाब से बढ़ेगा भी थोड़ा, 2.3% हो गया। रामचंद्र पटेल ऑफ नेपाली कांग्रेस वॉज elected president of Nepal. This was the Nepal's 3rd presidential election since becoming a republic in 2008. Which bank was shut down by the US regulators on March 10, leading the turmoil in the global banking share market? Silicon Valley Bank. The ISRO has received a satellite from NASA to map the entire globe in 12 days and provide especially and temporarily consistent data to understand changes. What is the name of the satellite? Answer is NISAR. Bajaj Finserv Limited has received the final registration from the SEBI to commence its mutual fund operations under Bajaj Finserv Mutual Fund. Who is the chairman MD Bajaj Finserv? Answer is संजीव बजाज। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से पार्टिसिपेट आप करते रहिए। अच्छा, जो ये सिलिकन वैली बैंक वाला इशू है ना, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप भी, क्या बैंक है, किसके लार्जेस्ट शेयर थे इसमें। मैं भी करा दूंगा यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन में, पर आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा एक बार। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। IDFC म्यूचुअल फंड हैज़ बीन रिब्रांडेड इटसेल्फ एज व्हाट? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 लॉन्च्ड इन विच यूनियन टेरिटरी? द माउंट मेरापी volcano which erupted recently is located in which country? India aims to eliminate sickle cell anemia by which year? While India's anti-money laundering legislation, now the Prevention of Money Laundering Act was passed in 2002 by the Indian government. In which year did it come into force? Under Prevention of Money Laundering rules, transactions by politically exposed persons above what amount need to be reported to the Financial Intelligence Unit? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। 5th क्वेश्चन आप समझे, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 में पास हो गया था, लेकिन ये कब से इफेक्टिव हुआ, लागू कब से हुआ, ये बताना है 5th क्वेश्चन में। तो ये 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर कि तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बताइएगा। कोशिश किया कीजिए कि सब क्वेश्चंस के आंसर आप बताएं, भले आप गूगल पर सर्च करके बताएं, पर बताएं जरूर, पार्टिसिपेट किया कीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ। हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।